ये कहानी शीतलापुर में रहने वाली नंदिनी की है। नंदिनी अपने पति और अपनी सास के साथ अपने ससुराल में रहती थी। उसके पति साकेत के साथ उसकी शादी 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। तब से नंदिनी अपने ससुराल में ही रहती थी। नंदिनी बहुत मेहनती थी। वो घर से लेकर खेत तक सारे काम संभालती थी। कड़ी धूप में मेहनत करती रहती थी। कड़ी धूप में काम करने के कारण उसका रंग सांवला हो गया था और भरपूर पोषण ना मिलने के कारण उसके सर पर बाल भी कम थे। कुल मिलाकर नंदिनी अब दिखने में अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण उसका पति साकेत और सास रमावती उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, नंदिनी अपने पति और सासू माँ के लिए टेबल पर खाना लगा रही थी। जैसे ही उसकी सास ने और पति ने खाने का निवाला लिया, उन दोनों का मुंह बन गया। छी छी, कितना बेस्वाद खाना बनाया है तूने। खाने में हल्दी ज्यादा है, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है। इतने साल हो गए खाना बनाते बनाते, लेकिन आज तक तुझे खाना बनाना नहीं आया है। तभी वहाँ बैठा साकेत कहता है, अरे जाने दो ना माँ, इसे कुछ मत बोलो। इसमें इसकी क्या गलती है भला? मुझे तो लगता है इसके हाथ में ही कुछ है। जैसी गंदी खुद है वैसा ही गंदा खाना बनाती है। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब ये मेरे पल्ले पड़ी। तू गुस्सा मत कर बेटा, खामखा अपना खून क्यों जला रहा है? जा तो बाहर कुछ खा लेना। इस कलमुही को तो मैं देख लूंगी। गुस्से से पैर पटकता हुआ साकेत काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ रमावती नंदिनी के बाल पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। मुझे छोड़ दीजिए सासू माँ, मत मारिए। आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए। रमावती नंदिनी के सर पर बचे कुचे थोड़े बाल भी नोच लेती है और उसको पूरी तरह टकला बना देती है। नंदिनी अपने आप को आईने में देखकर खूब रोती है और कहती है, ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो उसकी सजा अब भुगतनी पड़ रही है। नंदिनी ऐसा कहते हुए खूब रोती है। उसी शाम साकेत एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दोनों ने गले में माला डाली हुई थी और वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। रमावती अपने बेटे और उस लड़की को साथ में देखकर अपने बेटे से कहती है, साकेत बेटा, ये कौन लड़की है और तुम दोनों के गले में माला क्यों है? कहीं तुम दोनों ने? आपने बिल्कुल सही पहचाना माँ, ये आपकी नई और सुंदर बहू साक्षी है। साक्षी मेरे साथ मेरे ही दफ्तर में काम करती थी। मैंने इससे शादी कर ली है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आप बताइए माँ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? अरे नहीं नहीं, तूने कुछ गलत नहीं किया है। तूने बल्कि बहुत अच्छा काम किया है जो मुझे इतनी सुंदर बहू दे दी। वो कलमुही तो काली भैंसिया जैसी लगती है। हाय मेरी सुंदर बहू, तू कितनी खूबसूरत है। तेरे सर पर कितने लंबे घने बाल है। आजा, आशीर्वाद नहीं लेगी मेरे? साक्षी और साकेत रमावती के पैर छूते हैं। किचन के दरवाजे से नंदिनी ये सब देख रही थी। उसको बहुत बुरा लगता है, परंतु वो कर भी क्या सकती थी। अब बस यही देखना रह गया था। मेरे जीते जी मेरे पति घर में 100 तन ले आए। सासू माँ ने बाल नोच नोच के टकला बना दिया। भगवान ने रंग रूप नहीं दिया। कभी कभी तो सासू माँ की बात बिल्कुल सही लगती है। मैं मनहूस ही हूँ। तभी वहाँ पर रमावती साक्षी को लेकर किचन दिखाने आती है और कहती है, देखो बहू, ये हमारे घर का छोटा सा किचन है। अब तुम ही हमारे लिए खाना बनाना। इस नाज बेटे के हाथ का बुरा खाना खा खा कर मैं तो तंग आ गई हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ पूरे घर में साक्षी का बोलबाला हो जाता है। साक्षी नंदिनी को बहुत परेशान करने लगती है और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन की बात है, साक्षी आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी और नंदिनी किचन में काम कर रही थी। तभी रमावती जोर से आवाज लगाती है, बहू, ओ छोटी बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेती आना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? साक्षी रमावती की आवाज सुन तो रही थी, लेकिन वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर देती है और दूसरी तरफ नंदिनी तुरंत एक गिलास में पानी लेकर अपनी सासू माँ को देने जाती है और कहती है, माफ कीजिएगा सासू माँ, पानी लाने में थोड़ी देरी हो गई। वो मैं किचन में कुछ काम कर रही थी। छी 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 छी, तू पानी लेकर क्यों आई है? मैंने तुझसे तो पानी नहीं मंगाया था। मैंने छोटे बहू को बुलाया था, यानी कि साक्षी को, समझी? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपने मुझे बुलाया है।
शक्ल के साथ साथ तेरे कान में भी जंग लग गया है क्या? मैंने तुझे नहीं, अपनी सुंदर बहू को बुलाया था। शायद मैंने गलत सुन लिया था सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। एक तो मेरी सुंदर वाली बहू ना जाने कहाँ है, एक बार में कभी सुनती ही नहीं है। वो सासू माँ साक्षी अपने बाल संवार रही है, शायद इसलिए उसने नहीं सुना होगा। आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए ना, मैं ला कर देती हूँ। तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, ओहो, आने में जरा सी देरी क्या हो गई? तुम तो सासू माँ के सामने मेरी शिकायत करने लगी। नहीं साक्षी, तुम शायद गलत समझ रही हो, मैं तो बस सासू माँ को बता रही थी। रहने दो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सासू माँ के सामने ये दिखाना चाह रही थी ना कि मैं पूरा टाइम अपने बाल संवारती रहती हूँ और घर का सारा काम तुम करती हो। लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं छोटी। कहने की जरूरत क्या है? तुम्हारी हर बात का मतलब मैं अच्छे से समझती हूँ, समझी तुम? मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। बस करो साक्षी, और कितना झूठ बोलोगी तुम? हे भगवान, अब तुम सासू माँ के सामने मुझे झूठा साबित कर रही हो। बस यही सुनना बाकी रह गया था। तब वहाँ खड़ी रमावती नंदिनी पर जोर से चिल्लाती है, ओ भूतनी चुड़ैल, खबरदार जो मेरी छोटी बहू पर चिल्लाने की कोशिश की, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन सासू माँ, मैं तो साक्षी पर चिल्लाई ही नहीं, बल्कि साक्षी ही उल्टा मुझ पर चिल्ला रही है और आप मुझे बोल रही हो। तू मुझसे भी मुंहजोरी कर रही है? बहुत जुबान चलने लग गई है ना तेरी। आने दे मेरे साकेत बेटे को। तुझे इस घर से बाहर ना निकलवा दिया ना तो मेरा नाम भी रमावती नहीं। इतना कहकर रमावती वहाँ से चली जाती है। साक्षी भी मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। उदास होकर नंदिनी किचन में चली जाती है और खूब रोती है। थोड़ी देर बाद साकेत घर आ जाता है। छोटी बहू और रमावती मिलकर साकेत को नंदिनी के खिलाफ खूब उल्टा सीधा बोलते हैं। इतना ही नहीं साकेत जी, वो मुझ पर भी चिल्लाई और सासू माँ पर भी। हमें तो अब उससे डर लगने लगा है, कहीं आपकी गैर हाजिरी में वो हम पर हाथ ना उठा दे। बहुत हो गया है अब इस नंदिनी की बच्ची का, इसको तो मैं घर से निकालूंगा। साकेत गुस्से में नंदिनी के पास जाता है और उसे जोरदार तमाचा लगाता है, साथ ही धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है, आज के बाद मेरे इस घर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर आना होगा तो अपने आप को सुंदर करके ही लौटना, नहीं तो कभी मत आना। ऐसा कहकर साकेत नंदिनी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। नंदिनी रोते बिलखते रह जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। नंदिनी सड़कों पर भटकने लगती है। भटकते भटकते वो एक तालाब के पास पहुंच जाती है और तालाब किनारे बैठकर खूब रोती है। तभी उस तालाब में से एक देवी प्रकट होती है और कहती है, रोना बंद करो नंदिनी, इतना रोना अच्छी बात नहीं होती है, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तो कौन हो आप? देखने में तो कोई दिव्य शक्ति लग रही हो, कहीं आप भी तो मुझे मारने पीटने नहीं आई हो ना? मैंने कोई गलती नहीं की है, भगवान के लिए मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना। तुम ये कैसी बातें कर रही हो नंदिनी? मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम अपने गंजेपन और कालेपन को लेकर बहुत परेशान हो ना? हाँ, इसी कारण मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मेरी सौतन की वजह से उन्होंने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मेरे माता पिता तो मेरी शादी करने के कुछ दिनों बाद ही मर गए थे। मेरा कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? उन्होंने कहा है जब तक मैं खूबसूरत ना हो जाऊं उस घर में लौट कर वापस ना जाऊं। अब आप ही बताइए, खूबसूरत होना क्या मेरे हाथ में है? तुम सुंदर जरूर होगी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर जल देवी एक मांग टीका प्रकट करती है और वो नंदिनी को देते हुए कहती है, ये एक जादुई मांग टीका है, इसे तुम जैसे ही अपने सर पर लगाओगी तुम्हारे बाल लंबे और घने हो जाएंगे और तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी। क्या आप सच कह रही हो? मुझे तो आपकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो इसे अपने सर पर लगा कर देखो। नंदिनी उस मांग टीका को अपने सर पर लगाती है। उसके ऐसा करते ही उसके बाल लंबे और घने हो जाते हैं और वो बेहद खूबसूरत भी हो जाती है। नंदिनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वापस अपने ससुराल लौटती है। उसे देखकर उसका पति, उसकी सास और साक्षी तीनों बहुत हैरान रह जाते हैं। साकेत कहता है, कौन है आप? ऐसा लग रहा है मैं आपको जानता हूँ। मैं नंदिनी हूँ साकेत जी,
आपने कहा था ना मैं जब भी यहाँ लौट कर आऊं जब मैं सुंदर हो जाऊं। देखिए मैं सुंदर हो गई। साकेत की नंदिनी पर से नजर ही नहीं हटती। वो उसको बड़े ही प्यार से कमरे में लेकर जाता है और उससे ढेरों बातें करता है। रमावती भी नंदिनी के आगे पीछे ही घूम रही थी। ये सब देख साक्षी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मन ही मन नंदिनी से जलने लगती है। आखिर ये इतनी जल्दी सुंदर हुई कैसे, और इसके सर पर इतने लंबे घने बाल भी आ गए। ये सब कैसे हो सकता है? बिना जादू के ये सब होना संभव नहीं है। और इन दोनों माँ बेटे को तो देखो कैसे उसके आगे पीछे डोल रहे हैं। और डोली भी क्यों ना, अब ये मुझसे ज्यादा सुंदर जो हो गई है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो जैसे मैंने इसको घर से निकलवाया था ये मुझे निकलवा देगी। साक्षी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में इधर उधर घूमकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसे एकदम से कुछ आइडिया आता है और वो नंदिनी के कमरे में जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने सच में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। देखिए ना, आज आपसे सब बात कर रहे हैं, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं साक्षी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। नंदिनी अपना बड़ा दिल रखकर साक्षी को माफ कर देती है और साक्षी को अपनी खूबसूरती का सारा राज बता देती है। सारी बात जानकर साक्षी बहुत खुश होती है और उसी रात उस तालाब के पास जाती है और हाथ जोड़कर देवी को पुकारने लगती है। हे देवी, मुझे भी दर्शन दो और मुझे भी खूबसूरत बना दो। साक्षी की प्रार्थना सुन देवी प्रकट होती है और कहती है, तुम्हें खूबसूरती की क्या जरूरत है साक्षी, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत होना है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा जादुई मांग टीका देती हूँ। ये मांग टीका थोड़ा अलग है। ये व्यक्ति को वैसा बनाएगा जैसा वो दिल से होगा। इसलिए जब तुम्हारे मन से सारी खोट चली जाए तब तुम इस मांग टीके को अपने सर पर लगाना। ऐसा कहकर देवी साक्षी को एक मांग टीका देकर वहाँ से लुप्त हो जाती है। मांग टीका पाकर साक्षी बहुत खुश होती है और मांग टीका अपने सर पर लगा लेती है, लेकिन उसके मन में छल था, इसलिए वो बहुत बदसूरत हो जाती है और उसके सारे बाल भी खत्म हो जाते हैं। वो देवी को बहुत पुकारती है लेकिन देवी नहीं आती। रोते हुए वो अपने ससुराल जाती है, लेकिन साकेत और रमावती उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और उसे घर से भगा देते हैं। इस तरह साक्षी को उसके लालच का फल मिल जाता है और दूसरी तरफ नंदिनी अपने ससुराल में अपने पति और अपनी सासू माँ के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।